वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जमील अहमद खान साहब, आपको हमने सवाल जोड़ा था जो भारत की तरफ से एलओसी की वायलेशन हो रही हैं, और अभी हमने उनका ड्रोन गिराया जो कि 603 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गया था। आप नहीं समझते कि ये कोई प्लान के तहत हो रहा है कि हमें प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सारी दुनिया जो है कोरोना वायरस की उसमें प्रॉब्लम में फंसी हुई है? जी, आपका ये सवाल जो है, मैं ज़रा थोड़ा सा जियो पोलिटिकल तनाजुर में चाहूँगा कि इसको मैं इलस्ट्रेट कर सकूँ, बयान कर सकूँ। पहली बात तो यह है कि कोई नई बात नहीं है। इंडिया ने हमेशा इस किस्म की हरकत की है और प्रोवोक न सिर्फ प्रोवोक करने की कोशिश की है, उससे काफ़ी हद तक इंतहा पर पहुँच गया। पाकिस्तान ने इस मामले में अपने बड़ा सब्र और तहम्मुल और डिप्लोमेटिक तरीके से बड़ी एक स्टेबिलिटी का मुजाहरा किया है इस मामले में, और ख़ास तौर पे हमारी अस्करी इदारे जो हैं जिस हिकमत अमली से वो चल रहे हैं, उसका आप देखें कि जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट कितना है। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने जो 370 किया, कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरियों को हक को सलब किया, जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन तकरीबन 12 रेजोल्यूशन आ चुके हैं कश्मीर के मामले में, जम्मू कश्मीर के मामले में, और उसकी धज्जियाँ उड़ा दी उसने, इसलिए कि उसको बड़े ममालिक की सपोर्ट हासिल, यानी यूएस की सपोर्ट हासिल थी। तो उसने सोचा कि 370 भी कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर लें इंडिया के, और 35A की भी तब्दीली कर लें, और कुछ नहीं होगा। तो आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको जियो पोलिटिकल तनाजुर भी देख लें। अब जो सूरत हाल है, इंडिया अपना उल्लू सीधा करना चाहता है एक जियो पोलिटिकल तनाजुर में। अमेरिका का इंटरेस्ट एक तरफ देख लें, चाइना का इंटरेस्ट एक तरफ देख लें, कोल्ड वॉर जो अमेरिका और चाइना के दरमियान तकरीबन शुरू हो चुकी है, एक कंपटीशन जो अमेरिका और चाइना के दरमियान पहले से शुरू हो चुका है, और उसके बहुत सारे बयानात जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी दिए हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी दिए हैं, लेकिन कम चाइनीज प्रेसिडेंट ने। तो ये तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए मैं सीधा सीधा चीज़ों पर नुक्ता करूंगा। पहले तो आपने जो सवाल किया मुझसे, इंडिया का, बिल्कुल ये न सिर्फ एक तरफ से आवाज आ रही है, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा हुआ है कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, और वो इसलिए चाहता है कि एक दफ़ा वो आके किसी तरीके से इंट्रूजन करे पाकिस्तान में, और उसको उधर से अपनी पूरी तवज्जो कश्मीर पे जो जुल्म तादी जबर सितम कर रहा है उसे हटा के उसको रेगुलराइज कर ले। लेकिन इस दफा, और ये मामला सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट तो अपनी जगह पर, वो क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट है और आरएसएस ड्रिवन गवर्नमेंट है, तो आरएसएस के एजेंडे पर आपको 1917 से लेके अभी तक के एजेंडे पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। वो जो हिंदवाता का जो उनका तरीकाकार है, वो नाजीइज्म का जो उनका तरीकाकार है, और वो जो आरएसएस ने प्लान बनाया हुआ था कि हम कश्मीरियों को माइनॉरिटी में ले आएंगे, उसी के तहत उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहले तब्दील किया, उसके बाद प्रेशर डेवलप किया, उससे पहले सपोर्ट हासिल की कुछ ममालिक की उन्होंने, कुछ क्या काफ़ी ममालिक की अपनी एग्रेसिव डिप्लोमेसी के तहत। ये तमाम चीज़ें करने के बाद उन्होंने किया, तो एक चीज़ उनके जहन में, न सिर्फ उनके जहन में, इंडिया को मेरे अपने तजिए के मुताबिक जियो पोलिटिकल तनाजुर में अमेरिका के तरफ से भी न सिर्फ शय थी, बल्कि एक प्रेशर था कि भाई आप अपना उल्लू भी सीधा करो और थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के नजदीक जाओ, मौका मिले तो KKH पर पहुंच जाओ आगे जाके जब तुम्हारे। तो ये उनके मजमूम अजाइम थे, जिसकी वजह से चाइना जो 1962 से चुप होके बैठा हुआ था, उसने लद्दाख में चाइना को, क्योंकि वहां भी इन्होंने लद्दाख की जो लीगल इंटरनेशनल सिचुएशन उन्होंने तब्दील की, क्योंकि लद्दाख का एक पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन, वो कश्मीर के टेरिटरी में आता है, लिहाजा डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, उसको भी 370 के तहत उन्होंने यूनियन टेरिटरी में मिला लिया। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के साथ उन्होंने जो वो किया है, अपनी बदमाशी की है, उसकी वजह से चाइना वो हालांकि चुप बैठा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि इंडिया के अजाइम ये हैं, अमेरिका के कहने पर वो अपना उल्लू भी सीधी कर रहा है, और उसके अलावा मिलके KKH के नजदीक, यानी गिलगित बल्तिस्तान जो जी, कि जी। 56 किलोमीटर जमीर साहब, मैं यहाँ आपको एक ज़मीनी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि मोदी जो है उनकी जो स्टांस है एग्रेसिव, और पाकिस्तान के मिनिस्टर जो हैं वो हमेशा बातचीत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 से जो जुल्म सितम हुआ है,
कर्फ्यू नाफिज है, गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज है और आज तक जारी है। क्या वजह है कि वो कश्मीर के मामले पे खामोश क्यों है? क्या हमारी डिप्लोमेसी नाकाम हो चुकी है? क्या हम अपना नैरेटिव जो है वो सेल करने में नाकाम हो चुके हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है? वहाँ जुल्म सितम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने खुद बताया, हर एक चीज़ जो है उलट पलट हो रही है, उनको कोई परवाह नहीं है। मुसलमानों को जिंदा जलाया जाता है, जहाँ मुसलमान दो इकट्ठे होते हैं वहाँ 15-20 का जत्था आके उनको मार देता है। हालांकि इंडिया के अंदर अपने अंदर उनके 17 सूबों में तहरीकें चल रही हैं इंडिया के खिलाफ। तो हमें इस हालात में, इन हालात में व्हाट शुड वी डू? अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा, चीन जो है वो भी मतलब खुल के हमारे साथ इस मामले पे नहीं आ रहा। वो भाई कहते हैं कि भाई आप नेगोशिएशन करें, बायलैटरल मामला को तय करें। तो हम किधर जा रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए? हमें यकीनन देखें, इसमें आपके सवाल में जो जवाब शामिल हैं वो उसके कुछ डायमेंशंस हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि जिस एग्रेसिव तरीके से हमें अपने डिप्लोमेसी को करना चाहिए था पिछले कोई 25 सालों से, 30 सालों से, और ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद पिछले साल, तो जब उस अंदाज में हम नहीं कर सके, हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारा मुल्क जो है उससे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो मजबूत ममालिक हैं उनका इंटरेस्ट कम जुड़ा हुआ है। अमेरिका का अफगानिस्तान की वजह से हमारे साथ इंटरेस्ट थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, अदरवाइज आपको पता ही है कि हमारा रोलर कोस्टर वाला रहा है रिलेशन विद अमेरिका के साथ भी। तो इन चीज़ों को देखें तो यस, ये बात दुरुस्त है आपकी कि हमारी इसमें चंद मारूजाती हालात की वजह से, चंद माहौलियाती हालात की वजह से और कुछ अपनी खामी कमजोरी की वजह से हम उस एग्रेसिव तरीके से दुनिया अक़वाम को ह्यूमन राइट के हवाले से नहीं मना सके। देखें, जो जुल्म तादी वहां हो रही है ये जेनोसाइड की तरफ चली गई है, ऑलरेडी शुरू है। वहां रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ वहां उससे ज्यादा ये अमेरिका इसको इंडिया इसमें कश्मीर में कर रहा है, जम्मू कश्मीर में कर रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो उनके अज़ाइम है उसमें तो रवांडा से ज़्यादा यहाँ हादसात शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया, आपने जो सही बात की कि खामोश बैठी रही, इसके बावजूद के ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट शाया हुई है 18 में 19 में, जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन के कमिश्नर ने अपने आंसुओं और सिसकियों के साथ वो रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने पेश की। उसको हम कैश नहीं करा सके। उसकी अगेन वही वजूहत है जो मैंने आपको मारूजाती वजूहत बताई और कुछ अपनी उसमें लैक ऑफ जिसे कहा जाए परसुएशन। तो उस ये चीज तो अपनी जगह, लेकिन अभी तनाजुर काफी चेंज हो गया है। आप देखें कि इसको इस तनाजुर में देखें कि जो वन बेल्ट वन रोड जिसको BRI कहते हैं, ठीक है, BRI के तनाजुर में अगर देखें तो चाइना का ये बहुत बड़ा इसमें इंटरेस्ट शामिल है कि ये जो इंडिया के अज़ाइम थे जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू की तरफ से गिलगित की तरफ आने का, जो उन्होंने अपना मंसूबा बनाया हुआ है, जो आ रही है मंजर आम पर बात, उसकी वजह से चाइना को लद्दाख में, जो कि टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बन गया है उनके पास, पहले वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए, वहां कुछ नहीं हुआ, तो चाइना ने अभी 5,000 से 10,000 के करीब फौज उन्होंने बंकर खोद के वहां पहुंच गए हैं 5-6 किलोमीटर अंदर उनके इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया और चाइना अभी दोबारा मज़ाक़ात की तरफ, वो उसका सबसे बड़ा जो जियो पोलिटिकल तनाजुर है उसमें प्रेशर ऐसा डेवलप हुआ है कि अभी वो कम अज कम ये जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन का मामला था उस पर इंडिया 10 दफा सोचेगा। मेरे तजिए के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया को भूल जाना चाहिए, वरना उसको जूते बड़े पड़ेंगे। तो उस लिहाज से वो नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर उसको मजीद शय मिल गई और चाइना की तरफ से अगर नेगोशिएशन शुरू हो गई, और अगर इंडिया ने चाइना को ये गारंटी दे दी कि भाई गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हम नहीं जाएंगे, तो शायद चाइना इस पर कुछ खामोशी अख्तियार कर जाए, शायद, नॉट 100%। तो इस चीज को देखें। फिर अगर आप इसको देखें कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया में वहां उन्होंने, जो कि नेगोशिएशन चल रही थी उनकी अमेरिका के साथ, उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो दोबारा अपनी डेटरेंस को बढ़ाएंगे, जो कि अमेरिका में इलेक्शन ईयर है और अमेरिका के तमाम मज़ाहिम के खिलाफ जाता है। जब आप उसके अपोजिट देखिए, चाइना पे प्रेशर डालने के लिए हांगकांग में दोबारा आग भड़का दी गई। इसको आप जहन में रखें। तो इन तमाम तनाजुर को अगर जहन में रखें
तो फिर अंदाजा होता है कि जियोपॉलिटिकल सतह पर ये बहुत ज्यादा प्रॉक्सी वार शुरू हो गई है। उसमें हमारा खित्ता जाहिर है, जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान तो जाहिर है शामिल ही शामिल है। तो हम इन दो हाथियों के, बड़े बड़े हाथियों के बीच में हैं, लेकिन हमने अपना रास्ता तलाश करना होगा। और इस वक्त मेरे तजज़िये के मुताबिक खास तौर पे चाइना के लद्दाख में जाने के बाद, लद्दाख जो है वो ईस्टर्न साइड पर है, जो कि चाइना के और उसके बिल्कुल वेस्ट में आता है हमारा जम्मू कश्मीर के बाद गिलगित आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान और केकेच आ जाती है। और इसके नॉर्थ में जो है वो उनका शिनकियांग का सूबा आ जाता है, और साउथ में आ जाता है इसका भारत का सूबा आ जाता है। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो भारत को थोड़ी सी मुंह की खानी पड़ रही है इस वक्त, लेकिन आगे जाके कई डिप्लोमेटिक मामलात में अगर उन्होंने कोई अपने मामला तय कर लिए, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है चाइना का भारत में और भारत का चाइना से, तो अभी उसमें जमील साहब थैंक यू। अभी ये वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर हम दोबारा आएंगे, यहीं से सिलसिला आगे करेंगे। जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अभी जो चीन और भारत की कन्फ्रंटेशन हो रही है लद्दाख के ऊपर, अब आप देखें कि जी वो एयरपोर्ट भी वहाँ बन गया और उनको पता ही नहीं चला कि एयरपोर्ट बन चुका है, और काजी के हमसे परमिशन नहीं ली है। आपने जैसे कहा कि अब ये कोल्ड वार का सिलसिला शुरू है, लेकिन साथ साथ ये भी इतलात आई हैं कि चीन ने अपनी मसल्ह अफवाज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, और अमेरिका ने अपनी सालिसी के हवाले से बात की, जैसे एज यूजुअल इंडिया हैज़ टर्न डाउन, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को तो चाहता ही नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या आने वाले दिनों में इंडिया और चाइना में बाकायदा घमसान का रन पड़ेगा, या सिर्फ मामला जो है वो थ्रेट तक रहेंगे या फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट तक रहेंगे? क्योंकि चाइना इज़ डिटरमिन्ड कि वो एक दफ़ा जो स्टैंड ले लेते हैं तो वो फिर पीछे नहीं हटते। तो लेट्स हैव ब्रेक, उसके बाद आपसे हम जवाब लेंगे।